गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दरदुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिससे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज का जो ये एपिसोड है, यह विशेष तौर पर जलवायु विज्ञान से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर आधारित है, जिसके अंतर्गत कुछ प्रमुख विश्व के जलवायु प्रदेशों की चर्चा की जाएगी। और यह एक प्रकार से देखा जाए तो क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान का लास्ट एपिसोड है। अब इसके पश्चात हम लोग ओशनोग्राफी से संबंध रखने वाले प्रश्नों की चर्चा कल के क्लास से करना प्रारंभ कर देंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पूर्व हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। इसी के साथ आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, यह लिखा गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर अपने उत्तर का चयन करें। यहाँ पर एक तरफ जलवायु प्रदेश दिया गया है, अर्थात जलवायु प्रदेश कहें या जलवायु का प्रकार दिया गया है, और दूसरी तरफ देश दिया गया है कि यह जलवायु किस प्रकार या किस देश से संबंध रखती है। तो आपको अगर जलवायु प्रदेश पढ़ना है तो आपको मैपिंग पर कमांड होना चाहिए, और मैपिंग से संबंध रखने वाले तथ्यों की चर्चा हम लोग अलग से मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज के अंतर्गत बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत डिस्क्रिप्टिव रूप में कर रहे हैं। तो आप लोग एक साथ अब 3 सीरीज का पूरा लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को सुदृढ़ बनाने का अवश्य प्रयास करें, और इसको जितना हो सकता है प्रमोट करें कि जिससे और लोग भी इस एपिसोड का या इस सीरीज का लाभ उठा सकें। तो यहाँ पर सबसे पहला लिखा गया है विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। अब आपको पहली चीज तो यह पता होना चाहिए कि नामीबिया, श्रीलंका, साइप्रस और जावा में ऐसा कौन सा देश है जो विषुवत रेखा के समीप स्थित है। तो आपको कौन सा मिलता है, उसका नाम है जावा। क्या नाम है? जावा। आपको मिलता है जावा, सुमात्रा, ये सब देखने को मिलता है ना, इंडोनेशिया के पार्ट में आता है। तो इंडोनेशिया के ही पार्ट में आपको जावा देखने को मिलता है। तो जावा एक विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में स्थित स्थान है। फिर इसी प्रकार मानसूनी की अगर बात करें तो मानसून में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा है नामीबिया, श्रीलंका, साइप्रस, तो यहाँ पर श्रीलंका मिलेगा। और इसी प्रकार अगर भूमध्य सागर की हम बात करें तो भूमध्य सागर के आसपास आपको मिलता है साइप्रस। कौन मिलता है? साइप्रस। हम इस पर आगे जब चर्चा करेंगे विश्व मानचित्र में, तो वहां पर आपको एक एक लोकेशन को हम बहुत बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। जैसे अभी उत्तरी अमेरिका कंप्लीट हुआ है और वर्तमान में दक्षिण अमेरिका चल रहा है, उसी प्रकार कालक्रम में हम लोग अफ्रीका, यूरोप, एशिया सभी कॉन्टिनेंट का बहुत बेहतर तरीके से डिस्क्रिप्टिव टाइप में डिस्कशन करेंगे। और जो मरुस्थल है ये नामीबिया है, सब लोग जानते हैं नामीबिया का मरुस्थल। तो यहाँ पर अगर आप मिलान करें तो आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4231। तो 4231 यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, या अर्नथवेट महोदय के द्वारा जो विश्व जलवायु प्रदेश का डिस्क्रिप्शन किया गया है, अर्थात इन्होंने वर्षण प्रभाविता सूचकांक और दूसरा यहाँ पर इन्होंने बताया है तापमान प्रभाविता सूचकांक, तो इन दोनों के आधार पर इन्होंने कुछ इंडेक्स बताए थे। तो हमने कहा था कि जब हाई टेम्परेचर की बात होती है तो मोर देन 127 होता है। उसी प्रकार जब वर्षा बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर किस प्रकार के बन पाए जाएंगे, तो वर्षा प्रचुर बन पाए जाएंगे। ये बात आप समझ ही रहे हैं। तो जो वर्षा प्रचुर बन होते हैं, जहाँ पर वर्षा खूब होती है, उसका इंडेक्स मान सबसे ज़्यादा होगा, अर्थात उसका इंडेक्स मान 127 से भी ज़्यादा होगा। इनका मान यही है कि 16 से कम है, 16 से 32 है, मतलब 31 है, फिर 32 से 63 है, फिर 64 से आपका 127 है, फिर 127 से एक्स्ट्रा है। इस प्रकार से इन्होंने कैटेगराइजेशन किया है। अर्थात इसी के आधार पर इन्होंने नाम जो दिया है ए, बी, सी, डी, ई, ये नाम दिए गए हैं इनके द्वारा। किसके द्वारा? लेकिन यहाँ पर अगर वर्षा की बात करेंगे तो सबके ऊपर डॉट ए लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? डॉट लगा देते हैं। ऐसे इन्होंने नाम दिया है। तो यहाँ पर अगर वन की बात करें
तो वन में अब जो वर्षा होगी यह वर्षा प्रचुर की तुलना में कम हो जाएगी, तो यह 64 से 127 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम घास की बात करें तो मरुस्थल में वर्षा तो सबसे कम होती है, तो अर्थात इसका मान लेस देन 16 हो जाएगा। और घास की अगर बात करें तो 32 से लेकर के 63 हो जाएगा। तो आंसर आप मिलान कर सकते हैं और आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी बी ए सी। तो आप देख लीजिए डी बी सी, नहीं डी बी ए सी आपका हो जाएगा डी आंसर। क्या हो जाएगा? डी आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी काफी बेहतर है। लिखा है निम्नलिखित में से किसने विश्व के जलवायु वर्गीकरण के आधार के रूप में वर्षण प्रभाविता और तापीय क्षमता का उपयोग किया है? तो थार्नथवेट महोदय ने किया है। किसने किया है? थार्नथवेट महोदय ने किया है। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन एक जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है? अर्थात यहाँ पर जितने भी आपके सामने विकल्प हैं सब कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन से संबंध रखते हैं, लेकिन जो प्रस्तर वलय है अर्थात चट्टान में जो वलय पाई जाती हैं, जो स्ट्रक्चर है, इससे हम जलवायु परिवर्तन का कोई आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रस्तर जो वलय होता है इससे पृथ्वी की आयु का कैलकुलेशन होता है कि हमारी पृथ्वी का एज क्या है, किस किस प्रकार के संरचनाएं हैं या किस किस प्रकार की संरचनाओं से मिल करके हमारी पृथ्वी का फॉर्मेशन होता है। ये सब जानकारी हमको प्रस्तर वलय से मिलता है, ना कि इससे जलवायु परिवर्तन के संकेत मिलते हैं। हाँ, जलवायु परिवर्तन के जो संकेत मिलते हैं ये ड्यूरी क्रस्ट से मिलता है, वृक्ष वलय से मिलता है और यूएपोराइट्स से मिलता है। तो ये सब कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन के संकेतक हैं, लेकिन प्रस्तर वलय कहीं से भी जलवायु परिवर्तन को अपने अंदर कोई संकेत नहीं रखता है। चलिए अगला जो प्रश्न है ये भी काफी अच्छा ही है। लिखा गया है वैसे देखा जाए जो विश्व के जलवायु प्रदेश हैं इसके कहीं न कहीं सबसे पहला जो सिद्धांत है कोपेन महोदय देते हैं, थार्नथवेट देते हैं, ट्रिवार्था देते हैं, और इसी में एक और जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण करने वाले जो भूगोलवेत्ता हैं उनका जो आधार है यह है वायु रास प्रभुत्व के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया है। किस आधार पर? वायु रास प्रभुत्व के आधार पर वर्गीकरण किया है। यह किसने किया है? तो जे हिडोर तथा जे ओलियर महोदय ने विश्व के जलवायु का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो वायु रास प्रभुत्व के आधार पर वर्गीकरण किया है। चलिए अगला प्रश्न भी काफी बेहतर है कि थार्नथवेट द्वारा निम्न में से किस तत्व को जलवायु प्रदेशों के निर्धारण में आधार नहीं माना है? अब देखो कोपेन है, थार्नथवेट हैं और ट्रिवार्था हैं। अब ट्रिवार्था जो है यह कोपेन पर ही आधारित हैं और थार्नथवेट तापमान को अपना आधार मानते ही हैं। वर्षा का मौसमी वितरण पर भी आधार मानते हैं कि जहाँ पर वर्षा वर्ष भर होती है, जहाँ पर वर्षा ग्रीष्म काल में होती है, अर्थात एक कई सिंबल इस्तेमाल करते हैं। उस सिंबल की अगर बात करें तो यह आर डब्लू, फिर यहाँ पर विंटर ड्राई होगा, समर ड्राई, फिर डी, ये सब लेटर प्रयोग करते हैं। तो ये कहीं न कहीं वर्षा को इंडिकेट करता है, क्षेत्र विशेष की वर्षा को इंडिकेट करता है। और जो वर्षा का मूल इंडिकेशन है उसके लिए इन्होंने ए बी सी डी ई ये सब लेटर प्रयोग किया है, और तापमान के लिए ए डॉट, पी डॉट, सी डॉट, डी डॉट, ई डॉट का प्रयोग करते हैं। तो इन्होंने टेम्परेचर का भी प्रयोग किया है, वर्षा का भी प्रयोग किया है, और वर्षा का मौसमी वितरण पर भी इन्होंने डिस्कशन किया है। ये जो वृष्टि की प्रभाविता है उसका यह इंडिकेशन है, और तापमान की प्रभाविता का यह इंडिकेशन है, और मौसम का जो वितरण है, वर्षा का मौसमी वितरण, उसके लिए यह स्मॉल लेटर प्रयोग किए गए हैं। किसके द्वारा? थार्नथवेट के द्वारा। तो ये तीनों लेटर ये प्रयोग करते हैं, लेकिन स्थानीय वनस्पति का ये प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस आधार पर यह सेंटेंस गलत है और यही हमारा आंसर होगा। अगला लिखा गया प्रश्न यहाँ पर स्क्लेरोफाइलस प्राकृतिक वनस्पति कहाँ की है? तो टुंड्रा प्रकार की वनस्पति। कैसी है? यह टुंड्रा प्रकार की वनस्पति है। इसके विषय में हमको ध्यान में रखना है। अगला है CW थार्नथवेट द्वारा प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण की व्याख्या है, अर्थात यह जो वर्गीकरण है यह किस इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? तो यह एक नाम जो है अनुभव पर आधारित उपागम है। कैसा है? अनुभव पर आधारित उपागम है। अनुभव और जननिक में क्या बेसिक डिफरेंस होता है इसकी भी चर्चाएं हम लोग कालक्रम में जब डिस्कशन करेंगे टॉपिक का तो उसमें डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन अभी तो बस इतना समझिएगा कि दो प्रकार से जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया जाता है, एक जननिक माध्यम होता है और एक अनुभव पर आधारित माध्यम होता है। अनुभव पर आधारित माध्यम के अंतर्गत ही
कोपेन आते हैं, थारनथवेट आते हैं और ट्रिवार्था आते हैं। तो इस प्रकार से जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। अगला लिखा गया यहाँ पर, वनस्पति की जलवायुविक आवश्यकताओं के आधार पर वर्ष 1900 में विश्व के जलवायु प्रदेशों को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर हमको जो आंसर है ये बहुत बार हमने डिस्कशन कर लिया है। तो किसने किया है, तो व्लादिमीर कोपेन महोदय ने। किसने किया है, कोपेन महोदय ने 1900 में विश्व के जलवायु प्रदेशों को प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर किस आधार पर, वनस्पति के आधार पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है, थारनथवेट के अनुसार AAR मतलब, यहाँ पर देखिए वैसे तो लिखने को लिख दिया गया, लेकिन आपको यह समझना है जो पहला ए होता है यह किसको डिनोट करता है, यह आर्द्रता को डिनोट करता है। और दूसरा जो ए होता है इसको ए डॉट हम कहते हैं, यह किसको डिनोट करता है, तो यह टेम्परेचर को डिनोट करता है। और तीसरा जो यहाँ पर आर लिखा गया है स्मॉल लेटर में, यह मौसमी वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। अर्थात आर का तात्पर्य होता है जहां पर वर्षा वर्ष भर होती है। क्या होती है, वर्ष भर होती है। तो यहां पर बताना है कि यह किसको इंडिकेट करता है। तो ए का तात्पर्य है कि वर्षा खूब होगी, ए डॉट का तात्पर्य है कि टेम्परेचर भी खूब रहेगा, और आर का तात्पर्य है कि वर्ष भर वर्षा होगी। तो भारत में ऐसा स्थान कहाँ मिलेगा, पश्चिमी तटीय मैदान है एवं त्रिपुरा का क्षेत्र है। तो जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है और पश्चिमी तटीय मैदान है, यहीं पर इस प्रकार की वर्षा होती है कि वर्षा वर्ष भर होती है, टेम्परेचर भी खूब है, और वर्षा यहाँ पर औसत से अधिक भी पाई जाती है। अति आर्द्र यह क्षेत्र भी है। तो यह आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि थारनथवेट द्वारा विश्व जलवायु को विभक्त किया गया है। मूल रूप से इन्होंने विश्व जलवायु प्रदेश को 120 भागों में बताया है। कितने भागों में बताया है, 120 भागों में। लेकिन इसमें से इन्होंने मात्र 32 भाग को ही मानचित्र पर प्रदर्शित किया है। मानचित्र में इन्होंने कितने जलवायु प्रदेशों को मतलब प्रदर्शित किया है, तो 32। और वास्तव में इनके कितने सब टाइप हैं, सब मिला के तो 120 सब टाइप हैं। तो आपको यह तथ्य ध्यान रखना है। लेकिन मानचित्र में कितने को इन्होंने प्रदर्शित किया है, तो 32। तो इसलिए ज़्यादातर आंसर आपका 32 ही रहेगा। इसलिए 32 को ही ध्यान रखना है और किसी विकल्प की तरफ आपको देखना भी नहीं है। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि थारनथवेट ने प्रत्येक आर्द्रता क्षेत्र को, है कि ध्यान रखिएगा आर्द्रता की बात कर रहा है, प्रत्येक आर्द्रता क्षेत्र को उप आर्द्र क्षेत्रों में विभाजित किया है। और उसका सिंबल क्या दिया है, पी मतलब डी, पी डॉट और डी। आपको सिर्फ यहां पर एक इंडिकेशन को ज्यादा ध्यान रखना है और वो है डी। डी का तात्पर्य है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर मतलब जो शुष्कता है यह साल भर रहती है। ध्यान रखिएगा यहां पर कह रहा है सभी मौसम में वर्षा की कमी हो। शुष्कता का तात्पर्य यही होता है ना कि सभी मौसम में वर्षा की कमी हो, और साथ में यह क्षेत्र कैसा हो, आर्द्र क्षेत्र हो। तो यह आपको देखने को किस विकल्प में मिलेगा, तो यह विकल्प हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा, डी। तो यहां पर आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। चलिए और अगला प्रश्न यहां पर है, ये भी काफी बेहतर है। ट्रिवार्था का भारतीय जलवायु वर्गीकरण आधारित है। किसके आधार पर ट्रिवार्था ने किया है, तो ट्रिवार्था जो है यह कोपेन महोदय के द्वारा जो अतीत में संकल्पना दी गई है उसी का एक परिमार्जित रूप है। बाकी इन्होंने अलग से कोई विशेष कार्य नहीं किया है। तो जो कोपेन महोदय का कह सकते हैं आधार है, वही आधार ट्रिवार्था महोदय ने भी अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए प्रयोग किया है, और इन्होंने वही आधार लिया जो कोपेन ने लिया है, अर्थात तापमान और दूसरा है वर्षण। क्या है, वर्षण। तो तापमान और वर्षण के आधार पर ही इन्होंने भारतीय जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया है। चलिए इसी के साथ आज क्लाइमेटोलॉजी से संबंध रखने वाले सभी प्रश्नों की चर्चा कंप्लीट होती है। इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं और कल हम लोग पुनः अब ओशनोग्राफी से संबंध रखने वाले प्रश्नों की चर्चा करने के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।